नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार की खबर पर है, जिसका असर पूरे देश में दिख रहा है, क्योंकि बिहार के एसआईआर पर इतनी तकरार बढ़ी है कि अब चुनाव बहिष्कार की बात भी होने लगी है। आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार में एसआईआर के नाम पर धांधली नहीं रुकी तो वो चुनाव का बहिष्कार कर डालेंगे। इंडिया गठबंधन में जल्द ही चुनाव बहिष्कार को लेकर रणनीति बन सकती है, जो पूरे भारत में अमल में लाई जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसी धमकियों के आगे झुकने से साफ मना कर दिया है। आयोग की ओर से कहा गया कि ऐसे सियासी आरोपों और सवालों से डरकर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं छोड़ेगा, फर्जी मतदान होने से रोकेगा। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह की धांधली के खुलासे हो रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया के बहाने मनमर्जी तरीके से वोटर हटाए और जोड़े जाने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि अभी 2 दिन और बाकी है। इसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आएगा। 1 महीने तक आपत्तियां देने और सुधार करने का मौका भी मिल पाएगा। फिर फाइनल वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। यह फाइनल वोटर लिस्ट ठीक चुनाव के पहले आएगा और तब उसमें सुधार मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विपक्ष शायद सितंबर तक इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई है। आशंका है कि विपक्ष की मर्जी का फैसला नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस पर फिलहाल हम रोक नहीं लगाएंगे। तो चुनाव बहिष्कार पर बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कर्नाटक में चुनाव आयोग की वोटर जोड़ने वाली धांधली पकड़ ली है और जल्द ही ब्लैक एंड व्हाइट में वो साफ कर देंगे। तो इन्हीं दावों और आरोपों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को क्यों आज सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है और विपक्ष को सिर्फ अपने समर्थकों के वोट कटने की आशंका आखिरकार क्यों लग रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली हो या पटना, मुद्दा वही, सियासत वही, आरोप वही, दावे वही। विधानसभा के बाहर से संसद भवन परिसर तक प्रदर्शन तो रोज हो रहे हैं। आज सियासी धमाका हुआ है। ये धमाका है चुनाव बहिष्कार का। बहिष्कार बाइकआउट। बिहार में एसआईआर की मुखालफत की यह सियासी लड़ाई शुरू हुई थी आयोग के दरवाजे से, जो अदालत से लेकर सड़क तक गई और अब विपक्ष ने विरोध का ब्रह्मास्त्र उठा लिया है। हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट डूइंग इट्स जॉब। नाउ वी हैव कॉन्क्रीट 100% प्रूफ। बहिष्कार हमारा इंडिया गठबंधन के जो निर्णय लेंगे, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। अंगूठा नहीं मारा जा रहा, क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, केवल संख्या को पूरी करने के लिए। यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। Okay, and I want to send a message to election commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it, because we are going to come for you. एसआईआर पर विपक्ष के तमाम सवाल हैं, सबूत हैं और आरोप हैं, मगर आयोग कहता है क्या सवालों से डरकर चुनाव आयोग मृत, प्रवासी, फर्जी और विदेशी वोटर्स के नाम पर फर्जी चुनाव होने दे? क्या आरोपों से डरकर आयोग संविधान के खिलाफ काम करे? पारदर्शी प्रक्रिया, शुद्ध मतदाता सूची, निष्पक्ष चुनाव जनतंत्र की नींव है, जिसके लिए आयोग काम कर रहा है। मतलब आयोग एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों को पूरी तरह खारिज कर रहा है और विपक्षी दलों को नसीहत दी गई है कि एसआईआर आदेश के पेज 3 के पैरा 7.5 के अनुसार किसी भी मतदाता या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय मिलेगा, जब वो छूटे हुए वोटर्स का नाम जोड़ सकता है या अवैध वोटर का नाम हटवा सकता है। पुनरीक्षण के गणना प्रपत्र पर देवघर में बिक रहा जलेबी। बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है भाई। जो प्रोसेस है, अंगूठा मार रहा बीएलओ, साइन कर रहा, वोटर को पता नहीं कि उसके फगुआ जमा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बिना डॉक्यूमेंट के। अद्भुत काम कर रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, चुनौती देकर कर रहे हैं। 6 मतदाता जिंदा है, उनको मृत घोषित कर दिया लोगों ने। उसका वीडियो भी आ रहा है। मैं मंगाया हूं दिल्ली में जारी करने के लिए। मेरा एक बेटा अमेरिका में रहता, उसका नहीं हुआ।
कि वो कैसे साइन करेंगे। क्लियर है नहीं कि किसका नाम किस आधार पर कटेगा। तो बोलता हम निकालेंगे बाद में, तो आप देख लीजिएगा। अब कितना लोग देखने वाला है, कितना लोगों को पता चल जाएगा, अपना खेती किसानी छोड़ के वोटर लिस्ट देखने आएगा। चुनाव आयोग की मानी जाए तो निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर प्रक्रिया संवैधानिक अधिकारों और दायित्वों के तहत की जा रही है। बाकी आरोप सब सियासी हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से प्रक्रिया के दौरान पाई जा रही अनियमितताओं को लेकर आयोग खामोश है। उम्मीद है अदालत में उसका जिक्र होगा। आज तक ब्यूरो। तो अब बात यह होने लगी है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो इसके बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं कि क्या अब चुनाव पर ही बहिष्कार डाला जाए। हालांकि इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर उसको लेकर ज्यादा सहमत नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आखिरकार प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी बिहार में ऐसा क्यों सोच रही है। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी अब खुलकर सोशल मीडिया के जरिए कहने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष के दावों को खोखला साबित करने की कोशिश कर रहा है और उन पर ही सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉली शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगी। परिमल कुमार, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता, आरजेडी के प्रवक्ता, कहेंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव सचमुच में ये सोच रहे हैं या ये सिर्फ धमकी है। फिलहाल मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, इस चर्चा में शामिल होंगे और आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत दरअसल आज की चर्चा में आरजेडी के प्रवक्ता से करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार 3 सवाल जो हम यहां पर इस चर्चा में उठाना चाहते हैं उससे हम शुरुआत करेंगे। पहला सवाल हमारा यही होगा कि क्या चुनाव बहिष्कार की चेतावनी चुनाव आयोग पर दबाव की राजनीति है, क्योंकि अब तक चुनाव बहिष्कार की बात 1978 के बाद कभी नहीं की गई है। दूसरा सवाल, क्या एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि कई बीएलओज को लेकर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार उनको ये पूरे अधिकार दिए गए हैं फॉर्म भरवाने के और उसके बाद मंजूरी देने के कि कौन सा फॉर्म सही है, कौन सा गलत। और तीसरा अहम सवाल, क्या 52 लाख से अधिक वोट कटने से सिर्फ विपक्षी दलों का ही नुकसान होगा। हम कुछ नंबर भी इस पूरे मामले में दिखाएंगे और इस पूरे मामले पर जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस बार चर्चा की शुरुआत आरजेडी से ही करनी होगी, क्योंकि पहली बार प्रोफेसर मेहता, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है, इमरजेंसी के बाद भी एक बार विपक्ष सोच रहा था कि सचमुच में चुनाव ठीक से होगा कि नहीं होगा, हम बहिष्कार डालें या चुनाव में सहभागी हो, और आखिरकार चुनाव में हिस्सा लिया, विपक्ष की जीत हुई। लेकिन इस बार पहली बार हम सुन रहे हैं कि एक प्रमुख विपक्षी पार्टी कहती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम बहिष्कार डाल सकते हैं। यह दबाव की राजनीति है या सचमुच में यह सोचा जा रहा है? देखिए साहिल जी, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जो है गांधी के मूल्यों के ऊपर चलने वाली पार्टी है, और जैसा कि महात्मा गांधी कहा करते थे, सत्य के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। तो सत्य ये है कि जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है और बीएलओ या फिर चुनाव अधिकारी जो हैं अपने इलेक्शन कमीशन के जो नोटिफिकेशन है उसको वहीं वायोलेट कर रहे हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को देखते हुए सच्चाई को उजागर करना और सत्य के प्रति हम लोगों का जो लगाव रहा है, उसी के परंपरा में गांधी जी का जो सत्यग्रही बोलते थे कि सत्य से आग्रह करते हो तो उसका अलग टेक्निक होता है। एक टेक्निक बॉयकॉट भी है, और लगातार ये बहुत नया टेक्निक नहीं है। आप जानते ही हैं, ब्रिटिश एम्पायर जब हुकूमत भारत में कर रही थी, उस वक्त भी जनता को, जनमानस को जो है जगाने के लिए, जनमानस को बताने के लिए कि सत्य के प्रति जो है किस तरीके से जो है गुलबंद होना चाहिए सत्य के लिए, वही काम जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष और बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं कि जनता को ये बता रहे हैं अपने माध्यम से, गांधी के टेक्निक को यूज करके उन्हीं की बातों से जो है जनता को बता रहे हैं कि किस प्रकार से बीएलओ जो है वो लगातार जो है अवहेलना कर रहा है नोटिफिकेशन का। जैसा मैं अपना पर्सनल केस भी बताता हूं, भाई बीएलओ फॉर्म दिया लेकिन बीएलओ को साइन नहीं किया मैंने, उसके बावजूद भी जो है अपलोड हो गया है। तो किसी का भी मन चाहे अपलोड हो जाना, किसी का मन चाहे कट जाना। जहां तक बात रही डुप्लीकेशन की, तो डुप्लीकेशन ऐप है इलेक्शन कमीशन का, उससे आप डुप्लीकेशन से को पकड़ सकते हैं। आधार से भी लिंक करके आप जो है एक आधार पे कितना कार्ड बना है ये भी आप बता सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है 2003 की ये बात करते हैं, तो 2003
को आप देख लें, या 2025 1 जनवरी का जो रिवीजन हुआ इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है वो नाम, और सब नाम जो है कह के कि 4.5 लाख यहाँ पे मृत पाए गए और 7.5 लाख इन्होंने नाम जोड़ा था। अब 4.5 लाख मृत पाए गए 6 महीना पहले, और आज ये कह रहे हैं कि 20 लाख ये मृत हो गए यहाँ पे बिहार में। तो ये 16 लाख जो एक्स्ट्रा जो डेथ हो गया, ये 6 महीने में 16 लाख, ये डेथ कहाँ से आया है? तो मैं एकदम इसमें जो है, लेकिन प्रोफेसर मेहता, मेरा अभी भी सवाल आपसे, ठीक है, आपके एप्रीहेंशंस में समझ सकता हूं कि कई बार बीएलओ जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं उनको कभी कभी लगता है कि भाई ये किस तरीके से काम करेंगे, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी भी मेरा बेसिक सवाल यही है कि क्या चुनाव पर बहिष्कार डालने का जो घोषणा करने की कोशिश कर रहे तेजस्वी यादव, ये धमकी है या डर है कि कहीं चुनाव में हमारे मन मुताबिक फैसला नहीं आया तो लोगों को क्या बताएंगे? क्या सचमुच में इसके बारे में सोचा जा रहा है या ऐसे ही कहा जा रहा है? आप जरा साफ शब्दों में कह दीजिए, उसके बाद मैं जरा बीजेपी प्रवक्ता से पूछूंगा कि उसको ये किस तरीके से देखते हैं। देखिए, लगातार आप जानते हैं 2015 से ही पिछले 10 सालों में जितना भी चुनाव हुआ है बिहार विधानसभा का, 2015 का, 2020 का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के भविष्य हैं। जनता ने एक्सेप्ट किया है उसको। पिछले बार भी ये जो है, अगर गड़बड़ नहीं होती, ब्यूरोक्रेटिक गड़बड़, तो ये यही सत्ता में जो है मुख्यमंत्री बनते। तो 2025 में भी, लेकिन बात डर की नहीं है, बात है गांधी के सत्य के प्रति आग्रह की। जैसा कि मानिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो टेक्निक अपना रहे हैं, बॉयकॉट का जो बात कह रहे हैं कि ऐसा भी संभव हो सकता है, जनमानस को हम लोग जगाना चाहते हैं। ठीक है, जनमानस को ये बताना चाहते हैं पहली बार ऐसा होगा अगर ये फैसला होता है तो। क्या सबसे पहले तो क्या बीजेपी को लगता है कि ये सचमुच में वो करेंगे? विपक्षी पार्टियां क्या सचमुच में ये करेंगी? क्योंकि अब तक तो मैंने कई बार, मतलब चुनाव की प्रक्रिया पर विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल उठाए हुए हैं और ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हुए हैं, बीजेपी ने भी सवाल उठाए हुए हैं। 2009 में जब बीजेपी हारी थी तब आप लोगों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था उसको लेकर। उसके बाद कांग्रेस ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव से ही दूर रहेंगे। यह बड़ी दिक्कत हो जाएगी बीजेपी के लिए भी या किसी के लिए भी। आपको लगता है कि यह सचमुच में होगा? और अगर इतना ही है तो आप उनसे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? नहीं देखिए साहिल जी, ऐसा है कि मैं भी आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने 5 बार गांधी का नाम लिया। गांधी का टेक्निक, सूत्र को मूत्र बताने वाले गांधी का नाम ले रहे हैं। ये सदन किसी के बाप का नहीं है, देश किसी के बाप का नहीं है, ये बताने वाले गांधी का नाम ले रहे हैं। हाँ, सदन किसी के बाप का नहीं है, देश किसी के बाप का नहीं है, पार्टी मेरे बाप की है, पार्टी मेरे बाप की है। मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं नेता विरोधी दल बनूंगा, मेरा भाई स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, एक बहन राज्यसभा जाएगी, एक बहन लोकसभा जाएगी, मेरी मां एमएलसी बनेगी। पार्टी बाप की है, देश बाप का नहीं। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मैं किसी के बीच में। साहिल जी मैंने एक कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? अभी तक कोई इधर उधर की भाषा हुई नहीं है। वो तो कोट कर रहे थे जो तेजस्वी यादव बता रहे थे। भाषा तो मुझे भी समझ में आती है, मैं अपने शो में कोई भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने नहीं देता। आपको भी पता है आपको भी पता है कि आप कई बार आ चुके हैं मेरे शो में। सर गुरुप्रकाश जी, आपकी बात खत्म करिए, चलिए प्लीज। साहिल जी, नहीं साहिल जी, 5 मिनट उन्होंने बोला था, मुझे 1 मिनट तक नहीं बोलने का मौका दिया और ये गांधी का नाम ले रहे थे। और मैं पुनः बोलना चाहता हूं, पूरे फोर्स के साथ कहना चाहता हूं, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सदन किसी के बाप का नहीं है, पार्टी बाप की है। मैं रहूंगा, मेरी मां रहेगी, मेरी बीवी रहेगी, मेरा भाई रहेगा, मेरी दोनों बहनें सदन जाएंगी। ये बोलने वाले गांधी का आगे बढ़ चुका है ना, आपको भी पता है, आपको भी पता। मुद्दा ये नहीं है, आपने उनको 1 मिनट, नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सुबोध बोला है, प्रोफेसर मेहता, एक मिनट, हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि विपक्षी दलों को एप्रीहेंशन है जिस तरीके से यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। विपक्षी दल अब यहां तक आकर पहुंच चुके हैं कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि 3 दिन से विपक्ष मांग कर रहा है कि आप संसद में चर्चा कराइए, बिहार विधानसभा में मांग कर रहा है कि वहां पर चर्चा कराइए। आज की स्थिति में सरकार इस चर्चा करने को तैयार नहीं है, कहते हुए कि भाई इलेक्शन कमीशन ये एक स्वायत्त संस्था है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। तो आप चर्चा कराइए, विपक्ष के मन में जो है वो एक बार आने दीजिए बाहर। आपको भी ये ठीक नहीं होगा कि अगर विपक्ष इलेक्शन में नहीं उतरेगा तो? सवाल मेरा इस बात को लेकर है गुरुप्रकाश जी। साहिल जी, 5 मिनट तक आरजेडी के प्रवक्ता ने बेरोक टोक बोला, मैंने एक वाक्य बोला नहीं, आरजेडी के वक्ता ने बोल दिया। फिर आपका प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न को ग्रहण कर चुका हूं, मैं समझ चुका हूं। एसआईआर जो है इसको लेकर के पहले भी हम लोगों ने कई बार डिबेट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट फाइल किया है। ये न्याय संगत नहीं है क्या? ये संविधान संगत नहीं है क्या? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट,
आपको लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर हो गए हैं क्या? बिहार के मतदाता कोई परेशान नहीं है साहिल जी, आई थिंक यू विल अग्री विद दिस। आप सहमत होंगे इस बात से कि बिहार का आम नागरिक बाकी प्रांतों के नागरिकों की तुलना में पॉलिटिकली कॉन्शियस ज्यादा है, और ये पॉलिटिकली कॉन्शियस जो नागरिक है वो अपने वोट का अधिकार जाने देगा। कहां है आंदोलन? बिहार के लोग कहां हल्ला कर रहे हैं? नेता विपक्ष खाली हल्ला कर रहे हैं, तेजस्वी यादव खाली हल्ला कर रहे हैं। बिहार वासी, मैं बताना चाहता हूं साहिल जी आपको और आपके दर्शकों, 7.9 करोड़ में से 7.7 करोड़ से अधिक लोगों का फॉर्म जमा हो गया है, सत्यापित हो गया है। कहां कोई आंदोलन है? बिहार के लोगों को निष्ठा है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान है, आपके बीएलओ घूम रहे हैं, बीएलओ चुनाव आयोग की घूम रहे हैं। किस बात का संदेह है आपको? हां, संदेह शंका इस बात का है कि आप पराजय को देख रहे हैं, यू आर स्टेयरिंग एट अ डिफीट। बिहार को लेकर के आपके मन में कोई ठोस इसी बात को लेकर गुरु प्रकाश तो करना है साहिल। अभी चिराग पासवान से हमने बातचीत की है और चिराग पासवान ये चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव के बयान को लेकर। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो चुनौती देते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करके दिखाए, तेजस्वी यादव करके दिखाए। वो कभी चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने सीधे सीधे चुनौती दी है प्रोफेसर मेहता आपको कि आप करके दिखाइए। सीरियसली नहीं ले रहे आपकी धमकी को। चिराग पासवान हो चाहे ये गुरु प्रकाश हो, भूल जाते हैं चिराग पासवान के पूरे फैमिली जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए थे। भक्ति कर रहे हैं ये तो लोग, उस पे मैं नहीं जाता। अरे गीदड़ भक्ति कर रहे हैं आप लोग, चुनाव हारने वाले हैं, उस हार को जस्टिफाई करने के लिए सब कर रहे हैं आप लोग। दो बार सबसे बड़ी पार्टी हमारी बनी है, चुनाव हारने के लिए नहीं। अरे गांधी का भी सीख लो आप। देखिए ऐसा है साहिल जी देखिए चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके आइए। अरे मैं आपके ऊपर नहीं बोलूंगा, आपको लगता है बुलवा लीजिए। चुनाव आयोग का डेटा देख करके आइए, 90% से ज्यादा बिहार के लोगों ने सत्यापित किया है। मोर देन 90% सबने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट गलत है, बिहार का आम नागरिक गलत है, बिहार के 90% मतदाता गलत है, आप सही है क्या? अरे थर्ड सही है क्या? कौन थर्ड पार्टी और करेगा ना सर? आप सही हो क्या? आप सही। देखो अभी मैं बोल नहीं रहा था। न्याय संगत संविधान संगत प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रोसेस है। कोई प्रक्रिया नहीं, न्याय संगत और संविधान के विरोध का प्रक्रिया आप लोग कर रहे हो। बीएलओ किसी से साइन नहीं ले रहा है, बीएलओ जो है घर में जाकर नहीं दे रहा है, बीएलओ भरवा हारने वाले हैं। चलिए हार की पटकथा लिख रहे हैं। सवाल यहां पर यह उठाया जा रहा है, जरा एक मिनट। डॉली शर्मा भी हमारे साथ में है और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हमारे साथ में है। और मुझे कुछ आंकड़े भी रखने और उसके बाद मुझे जो चुनाव आयोग के पूर्व जो डीजे है उनके पास भी जाना है, मुझे उनसे एक सवाल पूछना है। लेकिन डॉली शर्मा, कुल मिलाकर अब चुनाव आयोग साफ शब्दों में कह रहा है कि आप ये जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है विपक्ष की तरफ से, उनका ये कहना है कि क्या इसके वजह से आज जो ट्वीट आया है उनका, उसमें वो कह रहे हैं कि क्या इन बातों से डरकर जो मरे हुए मतदाता है, स्थायी तौर पर बाहर निकल चुके मतदाता है, जो वहां पर रहते नहीं है, ऐसे वोटरों को, जो 2 जगह पे वोट डालते हैं, ऐसे वोटरों को, विदेशी वोटरों को हम उनका मार्ग खुला कर दे, हम उनको वोट करने की इजाजत दे दें? सवाल ये पूछ रहे हैं चुनाव आयोग भी आज की स्थिति में। डॉली शर्मा। देखिए साहिल जी, मैं सबसे पहले तो ये बीजेपी ने काम किया है कि वोटर ही हटा दो, ये सीधा और साफ अनुमानित है। बहुत सारे वीडियो ऐसे सामने आए हैं जहां बीएलओ बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, जहां बीएलओ बैठकर सारी चीजें सामने सामने बता रहे हैं कि हम तो ये लेकर आए हैं और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, और वो ऐसे ही उनको जमा करे जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा। ये खुला पूरे देश ने देखा है टेलीविजन चैनलों पर, बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से। और बहुत सारे हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव भी देखा, किस तरीके से चुनाव आयोग ने जिताने का काम किया। और हम ये कहते हैं, जब सरकार और चुनाव आयोग एक ही पिच पर खेलेगी तो जनता तो मूक दर्शक बनकर बैठ जाएगी। जनता क्या करेगी? और ये भाई साहब यहाँ कह रहे हैं 90% मतदाता, 90 ये गए 90% मतदाता के पास, ये गए उन लोगों के पास जो लोग बैठकर वीडियो में, आप ही के बहुत सारे चैनलों पे हमने देखा जो लोग कह रहे थे हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, हमें तो क्या कांग्रेस भी समर्थन करती है चुनाव पर बहिष्कार डालने का? जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उसका समर्थन कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस को भी लगता है कि बहिष्कार कर डालना चाहिए, अभी चुनाव का नहीं हिस्सा लेना चाहिए बिहार के चुनाव में। और साहिल जी, हमारा मानना है कि निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, निष्पक्ष। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव नहीं कराना चाहिए, तो फिर तो उस तर्ज पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी दोबारा करा दीजिए।
क्योंकि तभी भी तो वो मरे हुए लोग होंगे, तभी तो वो विदेशी लोग होंगे, तभी भी तो वो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात आज चुनाव आयोग कर रहा है। उसको भी जुम्मा 4 दिन, 1 साल हुआ है लोकसभा चुनाव को। ये कौन सी बातें हैं? आप समय नहीं दे रहे वोटर को। किसी वोटर को पता नहीं चलेगा कि मेरा वोट कट गया। जब वो वोट डालने जाएगा पता चलेगा उसका वोट ही नहीं है। जिस तरीके से आपके आधार, उसी आधार के आधार पर आप बैंक अकाउंट खुलाते हैं ना, अंगूठा लगकर केवाईसी, बिना आधार कार्ड के केवाईसी अपडेट नहीं होता। आज बहुत सारी चीजें आपने निकाल तो डॉली जी, अभी सुप्रीम कोर्ट में पता चल जाएगा ना 28 तारीख को। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एफिडेविट पे कह दिया है कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे क्योंकि पहचान पत्र आधार कार्ड नहीं है, ये उनकी भूमिका है। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था ना उनको कि आप आधार कार्ड क्यों नहीं लेते। राशन कार्ड के बारे में भी वही भूमिका वो ले चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम चुनाव पर बहिष्कार डालेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी इस उनके भूमिका को सपोर्ट करेगी या इसके बारे में कांग्रेस की राय कुछ और है? मेरा सिंपल सवाल आपसे फिलहाल यह है। डॉली जी, पहले मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी और मैं 30 सेकंड अपनी बात भी खत्म करूंगी। ठीक है। अगर आधार ही नहीं है तो मेरा आधार, मेरी पहचान लिखना बंद कर दे हिंदुस्तान में हमारी भारत सरकार। ठीक, बंद कर दे। जो बैंक अकाउंट आधार के आधार पर खुलते हैं और उनको मानते हैं कि ये आदमी हिंदुस्तान का नागरिक है, अंगूठा लगवाते हैं उसका हर चेंज करने से पहले आधार कार्ड पर, तो बंद कर दे। क्योंकि जब मान्यता ही नहीं है तो फिर फायदा क्या? हम माननीय उच्च न्यायालय का ये तय करने वाली डॉली शर्मा नहीं है कि हमारा कांग्रेस नेतृत्व क्या फैसला करेगा, वो चुनाव में भागीदारी भाग लेगा नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तय करेंगे। वहां से पता चलेगा, आपको भी पता चल जाएगा, मैं भी बता दूंगी जब पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इंतजार करेंगे कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी उस पर। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हमारे साथ में परिमल कुमार, कल जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मेरे शो में आकर ये कह रहे थे कि हमारा तो समर्थन है एसआईआर को, और जिस तरीके से विपक्ष तमाम सवाल उठा रहे हैं वो सब गलत सवाल है, वो डरे हुए हैं, इसके लिए सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, आपके एक सांसद है, आज उनसे बात की आज तक ने, गिरधारी यादव, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। वो कह रहे हैं कि मुझे 10 दिन लगे और कई बार मुझे विजिट करना पड़ा दिल्ली में, बिहार में, कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उनकी परिवार की एसआईआर की प्रक्रिया, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, ये सांसद है, इनके परिवार की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनको 10 दिन लगे। कई बार उनको चुनाव आयोग के पास जाना पड़ा, दिल्ली में जाना पड़ा, बिहार में जाना पड़ा, तब जाकर वो कर पाए। उसके बाद वो कहते कि आई एम अनश्योर वेदर हिज नेम विल कट और रिटेन, मतलब उनका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। ये गिरधारी यादव भी बोल रहे हैं कि मैं इसका भरोसा नहीं दे सकता आज की स्थिति में। आपके सांसद बोल रहे हैं। जो सवाल अभी आरजेडी के प्रवक्ता यहां पर उठा रहे थे वो आपके सांसद भी यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, परिमल कुमार। और ऐसे में अगर सामने वाला कहने लगे कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या कहेंगे फिर आप? साहिल जी, देखिए, सबसे पहले मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ कदम से कदम मिलाकर इलेक्शन कमीशन को 98.01 वोटर्स तक पहुंचने में मदद की। यह स्पष्ट करता है कि बिहार के जनता के डीएनए में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी दे आर द फॉलोअर ऑफ किनशिप, मतलब लालू प्रसाद के पुत्र ही मुख्यमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, राहुल गांधी जो सोनिया गांधी के पुत्र हैं वही होंगे। तो डीएनए में तो डिफरेंसेस है। जहां तक पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन का प्रश्न है, हम लोग सभी संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक दायित्व की पूर्ति में सहयोग करने वाले लोग हैं। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल लॉ के रिवीजन का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के सेक्शन 21 परिमल कुमार जी, तो लेजिस्लेटिव चुनाव आयोग को ये इंटेंसिव ड्राइव करने का अधिकार है, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो संविधान में अधिकार दिया हुआ है। सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं, जो आपके सांसद भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिस तरीके से वो किया जा रहा है, जिस हड़बड़ी में किया जा रहा है, और जिसके वजह से वहां के लोकल अधिकारी को जो पूरे अधिकार दिए गए हैं ये तय करने का कि ये वोटर है कि नहीं है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि हड़बड़ी में क्यों किया जा रहा है, जो आपके सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। उनके परिवार के लिए अगर इतना समय लग सकता है तो हो सकता है कि आम बिहारी के लिए ज्यादा समय लगे। साहिल जी, माननीय सांसद को व्यक्तिगत कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड एज ए होल इलेक्शन कमीशन के जो स्टेप्स हैं उसको वार वेलकम करती है, क्योंकि
इलेक्शन कमीशन ने यह सिद्ध भी किया है, और आपको पता ही कि 89% जो है वो डिजिटाइज भी हो गए हैं वोटर। तो उसने अपने दायित्व को, और आप ये भी समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पूरा सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने तो उनका एक ही बयान आपको पढ़ के बताया। अगला बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आरजेडी के प्रवक्ता या कांग्रेस की प्रवक्ता बात कर रही है। उनका अगला बयान यह था कि मेरे बेटे का नाम भी उस ड्राफ्ट सूची में होगा कि नहीं, मुझे आशंका है, क्योंकि उसके नाम के सामने मैंने लिखा है कि वो अमेरिका में रहते हैं करके, ठीक है, तो उसको लेकर भी मुझे आशंका है। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई बंगाली महिला शादी करके बिहार में आती है और उसके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उसे बांग्लादेशी करार दिया जाएगा। अरे साहिल जी, आपके सांसद सवाल पूछ रही है, नहीं, गिरधारी यादव सवाल पूछ रही है। नहीं, मैं आपके प्रश्नों का आंसर देता हूं जी। इंडियन जो आर्टिकल 11 है उसके तहत सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के अधिकार पार्लियामेंट को दिए गए, जिसका प्रयोग कर इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया, और उसमें कैसे नागरिकता को प्राप्त किया जाता है और कैसे हम डिनाउंस करते हैं उसकी सारी प्रक्रिया दी गई है। वो पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन उसी प्रक्रियाओं को फॉलो करता है। जहां तक किसी को शादी, आप सोनिया गांधी यहाँ आई, भारतीय संविधान कितना उदार है आप समझिए, हमारा संविधान अमेरिकी संविधान से क्वाइट डिफरेंट है। वहां जो ओरिजिनली जो सिटीजन ऑफ अमेरिका है उसी को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। हमारे यहाँ आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रजिस्टर्ड सिटीजन एंड दैट ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो उस कंटेक्स्ट में संविधान के प्रावधानों पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। नहीं, सवाल वो नहीं था। नहीं, सवाल वो नहीं था परिमल कुमार जी, सवाल वो नहीं था। आपके सांसद इस बात से डर रहे हैं कि उनका बेटा अमेरिका में रहता है, वो यहां पर नहीं है, तो उसका बिहार की सूची से नाम हटा दिया जाएगा। दूसरा, उनको आशंका है कि अगर बिहार में कोई बंगाली महिला शादी करके आती है और उसके पास यहां के वो 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो चुनाव आयोग कहेगा, जिस तरीके से ट्वीट किया हुआ है कि विदेशी नागरिकों को क्या हम वोट करने दे, उनको बांग्लादेशी करार दिया जाएगा, क्योंकि वो अधिकार बीएलओ के पास है तय करने का कि ये महिला बंगाली है या बाहर की है, यह तय करने का अधिकार बीएलओ को दिया हुआ है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके सांसद कह रहे हैं, आज ही आज तक से बात की उन्होंने। साहिल जी, आप समझे कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली ना, वो सांसद है ना, तो फिर कहां प्रश्न है? मोहम्मद अमीन जी, संविधान तो बहुत वाइड है। मोहम्मद अमीन जी, मोहम्मद अमीन जी और आशुतोष, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको नंबर्स कुछ दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद हम जरा बात करेंगे कि ये एप्रीहेंशन बार बार क्यों हो रहा है, किस वजह से ये एप्रीहेंशन इन लोगों में हो रहा है। क्योंकि 2024 में एक बार चुनाव आयोग कहता है कि आज की स्थिति में 20 लाख वोटर जो मृत पाए गए हैं। जनवरी महीने में एक बार रिवीजन हुआ था, उसमें कुछ 6-6.5 लाख लोग मृत पाए गए थे, और अब इस इंटेंसिव ड्राइव में और 20 लाख लोग उनको इस तरीके से मिले हैं। उसके वजह से नंबर जो कम ज्यादा हो जाते हैं, उसके वजह से क्या असर पड़ सकता है, जरा एक बार वो नंबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। जरा देखिए, ये बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुआ था, उस वोटिंग पर अगर हम नजर डालें तो हमें पता चलता है कि एनडीए को 4 करोड़ 32 लाख वोट पड़े थे 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। एनडीए को पड़े थे 2 करोड़ 4 हजार करोड़ वोट, यानी 47.23% वोट शेयर था एनडीए का। महागठबंधन को पड़े थे 1.70 करोड़ वोट और 39.21% का उनका वोट शेयर था। यानी वोट डिफरेंस आप देखिए कितना था। वोट डिफरेंस अगर हम देखें तो 37 लाख का वोट डिफरेंस यहां पर नजर आता है। यानी दोनों के बीच में 37 लाख का डिफरेंस, यहां पर 34 लाख का डिफरेंस यहां पर नजर आता है। लेकिन अब असली मजा शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग यह कह रहा है कि अब तक जो ड्राइव हुआ है उसमें 52.30 लाख वोट ये कम हुए हैं। और अगर वो हम देखें तो उससे हमको पता चलता है, जरा वो वाली स्लाइड दिखा देते हैं हम लोग, कितने वोट कम हुए हैं। ये तो आपको डिफरेंस पता चला, 52.30 लाख वोट कुल कटे। अगर जिस तरीके से चुनाव आयोग आज की स्थिति में कह रहा है, तो अगर वो एनडीए के हिस्से में हम डालें तो एनडीए के 24 लाख वोट कट जाएंगे आज की स्थिति में, वही उतने ही वोट पड़े तो। और अगर इंडिया अलायंस को मिले हुए वोट देखें तो करीब करीब 20.50 लाख वोट कट जाएंगे। एनडीए के 10,000 वोट प्रति विधानसभा कट सकते हैं अगर ये 52 लाख वोट अगर तब नहीं होते, अगर ये हम मान के चले तो। क्योंकि 2024 में जिन लोगों ने वोट डाला है उनके आधार पर ही एसआईआर चल रहा है। अब प्रति विधानसभा 8,500 वोट इंडिया अलायंस के हर चुनाव क्षेत्र में कम हो सकते हैं अगर ये 52 लाख वोट हट जाते हैं तो। अब देखिए कि उस चुनाव में, उसके पहले जो 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें अगर वोट डिफरेंस अगर हम देखें दोनों
पार्टियों में, तो हमको पता चलेगा कि ये डर आखिरकार क्यों है। दूसरी तस्वीर जरा समझ लीजिएगा, 2020 का हम आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। 2020 में 80 सीटें ऐसी है बिहार विधानसभा की कि जिसमें 10 से 20 हजार वोट का फर्क था हार और जीत के बीच में। 41 सीटें ऐसी है कि जिसमें सिर्फ 5 से 10 हजार वोटों का डिफरेंस था। 32 सीटें ऐसी है कि जिसमें सिर्फ 1 से 5 हजार वोटों का डिफरेंस था। और 11 सीटें ऐसी है कि जिसमें 500 से 1000 वोटों का डिफरेंस था। 153 सीटें ऐसी है कि 20,000 से कम वोटों से हार या जीत का फैसला यहां पर हुआ है, जिसमें उन 153 सीटों में एनडीए ने जीती है 78 सीटें, महागठबंधन ने जीती है 69 सीटें। और यही एक सबसे बड़ा कारण यहां पर नजर आता है। मुझे तमाम मेहमानों को यह बात बतानी है, यहीं पर एक सबसे बड़ा कारण नजर आता है। एक एक वोट के लिए हर वोट का हिसाब यहां पर मांगने की कोशिश यहां पर हो रही है। और इसीलिए मेरा सवाल आपसे यही है कि इसीलिए जब बीएलओ के हाथ में अधिकार चले जाते हैं, मोहम्मद अमीन, ये डिसाइड करने के कि असली वोटर कौन है, गलत वोटर कौन है। अगर बिहार जैसे चुनाव में जहां पर वोट डिफरेंस इतना कम था और पिछले चुनाव के मुकाबले अब 52 लाख वोटर्स लग रहा है कि कम हो जाएंगे, तो यह डर तो कहीं ना कहीं पैदा होगा ही ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, ऐसा आपको नहीं लगता? साहिल जी, पहले तो मैं डॉली शर्मा का जवाब देना चाहूंगा कि जिन्होंने कहा इस बात को लेके कि बीएलओ को देखा गया फॉर्म भरते हुए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक ऐसी संस्था है इलेक्शन कमीशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के वोटर आईडी कार्ड बनाती है और घर जाके बीएलओ हमारा फॉर्म भर के आता है और उसका रिसीट दे के आता है। सर, अगर करेक्शन वो करता हूं नहीं भर सकते मैं करेक्शन करता फॉर्म भी भरता है। सवाल ये उठाया गया था कि बीएलओ सिर्फ फॉर्म नहीं भर रहे थे, बीएलओ वहां पर साइन भी कर रहे थे वोटर के नाम पर। ये सवाल उठाया गया था, उसको लेकर सवाल पूछा गया था बेसिकली। नहीं, वो वोटर का वो साइन नहीं कर सकते, वोटर का फॉर्म भर सकते हैं। ये रूल है, हमारे बीएलओ का अधिकार दिया गया है और बीएलओ हमारा इन्वेस्टिगेशन करता है। 7 दिन के अंदर उसका जो है वो डिलीट होता है और 15 दिन के अंदर इनरोल होता है। ये एक सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का। और इस बीएलओ को आप देखेंगे कि जो दूसरे कार्ड होते हैं, चाहे वो लाइसेंस का हो चाहे पासपोर्ट का हो, सब जगह लाइन लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। हमारा एक ऐसा फ्री ऑफ कार्ड है और फ्री ऑफ कास्ट कार्ड बनता है। बीएलओ की ड्यूटी है, जाएगा, देखेगा, फॉर्म भरेगा, सब कुछ करेगा और उसके बावजूद लोग नहीं बनवाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये बीएलओ की ड्यूटी है कि अगर कोई चीज मिलती है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर मैं बता दूं, अगर कोई दिक्कत करता है बीएलओ तो उसके ऊपर हमारा एईआरओ है, एईआरओ कंप्लेंट करें। अगर एईआरओ नहीं सुनता है तो बीएलओ एईआरओ कोई दोनों की कंप्लेंट जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर से होगी। अगर ये तीनों नहीं करते हैं तो हमारा स्टेट का सीईओ है उससे होगी और हमारे साइट पे जाके कंप्लेंट हो सकती है। साहिल साहब, ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, समय दिया गया है 1 महीने का कि जब ये कच्ची लिस्ट तैयार होगी, जाएगी प्रपोजल सबके सामने, विपक्षी दलों के सामने, सत्ता दल के सामने जाएगा कि अपने आप वोटरों का देख लीजिए, उनका फेस सही है कि नहीं, उनके नाम सही है कि नहीं, पते सही है नहीं। अगर वो जब देखेंगे, जब चीज़ें सही पाई जाएंगी, उनका करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही ये फाइनल लिस्ट प्रिंट होगी। फाइनल प्रिंट होने के बाद कोई चेंज नहीं हो सकता। और ये आरोप लगाना बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो ये बार बार आरोप लगाना ठीक नहीं है। नहीं, मैं ये आरोप की बात नहीं है मोहम्मद अमीन जी। देखिए, ये बात तो ठीक है, आपने प्रक्रिया तो समझा दी है, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन जब एक सांसद यहां पर, सत्ताधारी पार्टी के सांसद यहां पर जब सवाल उठाते हैं कि इफ अ बंगाली वुमन मैरिड अ बिहारी एंड फेल्स टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स एज हर पेरेंट्स हैव पास्ड अवे, विल यू डिक्लेयर हर बांग्लादेशी? अगर किसी बंगाली महिला ने बिहारी से शादी की और उनके परिवार के माता पिता की डेथ हो चुकी है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनका क्या होगा? उनको बीएलओ डिसाइड करेगा कि इनको वोटर बनाना है कि नहीं बनाना है। उसके लिए और उसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि आपने आपने इंटेंसिव ड्राइव कर लिया था, आपने एक ड्राइव कर लिया था जनवरी 2025 में, उसके बाद 52 लाख वोटर आप पाते हैं 6 महीने के भीतर, 20 लाख लोग आप पाते हैं कि जो मरे हुए हैं, और उसके साथ साथ आप प्रवासी बिहारी भी पाते हैं। कहीं ना कहीं सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि थोड़ा समय ज्यादा ले लेना चाहिए। अगर आप प्रक्रिया कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के करिए। ये पूछना गलत होगा क्या? साहिल जी, एक बात से तो ये
साहिल जी, आप भी इससे एग्री होंगे, आपके दर्शक भी एग्री होंगे और आपके जो सहयोगी वो सब एग्री होंगे इस बात से कि हमारे देश के अंदर कभी बर्फ़ पड़ती है, कभी जाड़ा पड़ता है, कभी बारिश होती है, आज बाढ़ आई हुई है, बारिश होती है, कभी गर्मी पड़ती है। ये सीज़न चलते ही रहते हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, हर परिस्थिति में इलेक्शन कराया है इलेक्शन कमीशन ने। आप देखिए कोरोना काल में भी इलेक्शन कराया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहा गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, जैसे बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में चुनाव आयोग ने हमेशा चुनाव कराया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। और इसके लिए चुनाव आयोग के जितने धन्यवाद देना चाहिए उतने कम ही साबित होंगे। आज की स्थिति में हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि 7 करोड़ लोगों का इंटेंसिव राइट अगर रिवीजन चल रहा है, तो उसमें अगर चुनाव के नतीजे इतने कम नंबर से तय हो रहे हैं 2020 के, और उसमें 52 लाख वोटर अचानक 6 महीने के बाद पता चलता है कि कम ज्यादा हो जाएंगे, उसको लेकर अगर कोई सवाल पूछे तो थोड़ा सा समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है। और चुनाव आयोग पहली बार सीधा विपक्ष को सवाल पूछ रहे हैं कि हम ये करें कि नहीं करें। साहिल साहब, जहां तक सवाल है वोटर के कैंडिडेट के जीत और हार की, तो एक वोट से भी हमारे कैंडिडेट जीतते हैं पार्टी के स्टेक होल्डर्स, जहां तक सवाल है। नंबर 2, आप कह रहे हैं इस बात को कि ये जो कहा जा रहा है इस बात के लिए अपोजिशन के द्वारा, ये काम इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ देना, ये अपने काम वहाँ क्षेत्रों में करें, अपने लोगों की हेल्प करें। और जहाँ तक सवाल है ये डिसाइड करना, अगर अभी आप पूछ रहे थे बंगाली लेडी के लिए, अगर बंगाली लेडी शादी करके आई है तो उसका कोई कार्ड छपा होगा, पुराना होगा, उसके पेरेंट्स का कई डिटेल होंगे। ऐसा नहीं है अगर पासपोर्ट बनाया जाएगा तो किसका नाम लिखेगा, कहाँ पैदा हुए थे माँ बाप, ऐसा नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं बन पाएगा। जो नंबर्स में यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उससे ये दिखता है पासपोर्ट कैसे बनेगा फिर कि विपक्ष के मन में एप्रीहेंशंस क्यों तैयार हो रही है, क्योंकि बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्ट इस तरीके से चुनाव हुआ था 2020 का, और आंकड़े उससे तय हो रहे हैं। और आपने अभी आंकड़े देखे। देखिए साहिल, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसको अन्यथा न लिया जाए। 1975 में जब इमरजेंसी हुई थी तो पूरी प्रक्रिया के तहत हुई थी, संविधान के थ्रू इस देश के अंदर इमरजेंसी हुई थी, और कोई भी चीज ऐसा नहीं था जो असंवैधानिक था, संविधान के थ्रू हुआ था। ये जो बार बार प्रक्रिया की बात की जा रही, बार बार प्रक्रिया की बात की जा रही है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। मीडिया ने इतनी सारी रिपोर्ट दे दी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अखबारों में कितनी तरीके की दिक्कतें पैदा हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी एक्नॉलेज नहीं किया है कि उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे या उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उल्टे ऐसे पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये जो एरोगेंस है इलेक्शन कमीशन का, ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन इस देश के नागरिकों के ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। ये जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, ये हमारे और आपके पैसे से इनको सैलरी मिलती है, ये एहसान जताना बंद कर दे, पहली बात। दूसरी बात, आप किन बीएलओ की बात कर रहे हैं? यही वो बीएलओ थे जिन्होंने फरवरी के महीने में पूरी लिस्ट बनाई थी कि नहीं बनाई थी? तब ये 20 लाख जो मृत लोग हैं तब डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होगी कि 20 लाख लोग, आपको 3 महीने के बाद अचानक पता चल गया कि 20 लाख लोग उसमें मृत हैं? तो आप एक ही संस्था है, एक ही बीएलओ है, उसी इलाके में काम करने वाले लोग हैं, तो फरवरी के अंदर होती है तो वो संख्या 4 लाख हो जाती है, और जब जून के महीने में होती तो 20 लाख हो जाती है। 16 नए लाख लोग अचानक मृत घोषित हो जाते हैं। किस संख्या पर मैं विश्वास करूं? किस बीएलओ पे मैं यकीन करूं? किस इलेक्शन कमीशन में मैं यकीन करूं? और तीसरी बात क्या है, अभी 1 अगस्त को आप फाइनल लिस्ट ऑन पब्लिक करेंगे, और यह हमेशा का नियम होता है कि कोई अगर आपसे फॉर्म मंगाया जाता है, उसके बाद स्क्रूटिनी होती है उस फॉर्म की, उस स्क्रूटिनी के बाद आप फाइनल लिस्ट करते हैं। कब आपने स्क्रूटिनी कर ली? ठीक, इस तारीख को आपने स्क्रूटिनी की, कहीं आपने की, और आप राउंड फिगर में बता रहे हैं कि 20 लाख डिसीज्ड हैं, 28 लाख माइग्रेटेड हैं, 7 लाख ये हैं, 1 लाख ये हैं, 15 लाख गायब। राउंड फिगर से बता रहे हैं क्या? तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए ना कि एहसान जताना बंद करिए आप। विपक्ष भी इस देश के अंदर गुरु प्रकाश इंतजार कर रहे हैं जवाब देने का, लेकिन आशुतोष जल्दी से, क्या इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम चुनाव पर बहिष्कार डालेंगे, वो सही प्रक्रिया होगी चुनाव के लिए, डेमोक्रेसी के लिए? ये सही प्रक्रिया होगी क्या आशुतोष? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग
क्यों डिफेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की? ये तो अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के बीच की बात है। दूसरी बात मैं बताऊं, अगर स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि भारत के विपक्ष को हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रोसेस पर शंका पैदा हो गया है और वो अगर बाइकआउट की बात कर रहा है, तो ये 1975 की स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। गुरु प्रकाश, चुनावी प्रक्रिया पर जब 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 आशंका पैदा होगी और अगर बीजेपी गुरु प्रकाश बहुत सारे सवाल आशुतोष यहाँ पर खड़े कर रहे हैं आशुतोष जी, और मैंने आपको नंबर्स भी दिखा दिया गुरु प्रकाश, आपको तो पता भी होंगे शायद नंबर से। देखिए कितना क्लोज कॉन्टेस्ट है और ऐसे में 52 लाख अचानक पता चलता है कि 52 लाख वोटर हट गए। क्या सोचेगा कोई, बताइए आप। नहीं देखिए, एक तो आशुतोष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। पहला तो उन्होंने इसकी तुलना इमरजेंसी से की, इमरजेंसी को जस्टिफाई करने का प्रयास किया। इमरजेंसी का 50वां साल चल रहा है सर, और पता है, आपने देखा आशुतोष जी, आपने कवर किया है लाखों लोगों की नसबंदी, मीसाबंदी, अधिकारबंदी। वहां अभी बोलने का क्या मतलब है? अब मैं आपका ट्वीट निकाल के दिखा दूंगा जहां आपने कहा है कि भाई चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान है, चुनाव आयोग पे बार-बार प्रश्न करना ठीक नहीं है। ये सिलेक्टिव होना ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा साहिल जी 52 लाख, अरे सर मैं आपके बीच सर आपके बीच में नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी का समर्थन उन्होंने नहीं किया। आशुतोष, उनको खत्म करने दीजिए, आता हूं आपके पास, आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। आशुतोष, मैंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने कहा था कि इलेक्शन की विपक्ष को ईवीएम पे शंका करना बंद करना चाहिए। अगर उनके पास सबूत है तो ईवीएम पर आशंका बंद करनी चाहिए। वो एसआईआर प्रक्रिया की अब बात चल रही है। गुरु प्रकाश, आपका जवाब खत्म करें। गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है गुरु प्रकाश, आपका जवाब खत्म करें। अरे सर अरे सर मैं नहीं आशुतोष जी, मैं शांत हो जाता हूं, आप बोल लीजिए। ये व्याकुलता का परिचय क्यों दे रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई चुनाव आयोग को लेकर के, और आपने भी अरे अब सर समय बर्बाद करना है तो बताइए। नहीं बोलिए गुरु प्रकाश, बोलिए। उन्होंने सिर्फ करेक्शन किया। चलिए बोलिए। कौन थे सर? बोलिए। आप नहीं देखिए साहिल जी नवीन चावला कौन थे? आपातकाल की बात हो रही है ना। नवीन चावला कौन थे? नवीन चावला को लेकर के शाह कमीशन ने क्या कहा था? ही इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। 2009 में किसने बनाया था उनको सीईसी? मुख्य चुनाव आयुक्त किसने बनाया था? शाह कमीशन के बोलने के बावजूद वही नवीन चावला जो कहते थे कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा स्वघोषित पुत्र हूं। अब ये बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की। पहली बार साहिल जी आपको यह समझना है, दर्शकों को समझना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो ईसीसी से तय हो जाता था, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट से, नेता विपक्ष को भी उस कमेटी में रखा गया है। सदन का हस्तक्षेप पहली बार हो रहा है। 52 लाख आप कह रहे हैं, पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। साफ झूठ बोल दिया जाता है कि ग्राउंड फिगर चीफ जस्टिस को उस कमेटी से निकाल दिया। लेकिन गुरु प्रकाश, हम जरा एसआईआर पर लौट के आते हैं। हम जरा एसआईआर पर लौट कर आते हैं। जो कुछ सवाल उठाए गए हैं उसका जवाब लेते हैं ना हम जरा, क्योंकि आशुतोष कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया पर वो सवाल यहां पर उठा रहे हैं एसआईआर की, और खास करके इस नंबर के परिप्रेक्ष्य में तो वो कह रहे हैं कि इसके वजह से पूरा चुनाव का माहौल बदल सकता है। इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है, 153 सीटें 20,000 से कम मार्जिन से जीती है, हारी गई है। तो जो 20 मार्जिन से कम मार्जिन से सीट हारी गई है, वो सारे के सारे 20,000 के लोग के वोट कट गए क्या? नहीं, वो सारे 20,000 लोग के वोट कट गए क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे अजम्पशन और कैसे पूर्वाग्रहों के साथ जा रहे हैं कि जो 52 लाख है, जिसका स्पष्ट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है साहिल जी, 18.7 लाख मृत घोषित, 26 लाख से ज्यादा स्थायी रूप से स्थानांतरित, 7.5 लाख कई स्थानों पर दर्ज, 11,484, इतना स्पेसिफिक है। हम यहां चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है सर, लेकिन हम संविधान संगत प्रक्रिया के प्रवक्ता हैं। संविधान और लोकतंत्र के नाम पे राजनीति आप करिएगा, लेकिन जहां संविधान लोकतंत्र की स्वायत्ता की बात होगी वहां शंका और संदेह प्रकट करेंगे। अरे अंतर तो एक वोट का भी होता है। महाराष्ट्र में साहिल जी आपने देखा था, एक वोट से एक व्यक्ति जीता है। राजस्थान के सीपी जोशी का लोकप्रिय केस है। अब एक वोट जो हार गए हम, वो हमारे ही वोटर था और वो कट गया है। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं भाई? आप अपने पराजय की पटकथा को लिख रहे हैं, आपको अपना पराजय दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हम कारण क्या देंगे, जस्टिफिकेशन क्या देंगे, तो अभी से माहौल बनाया जा रहा है। अरे अभी से माहौल बना रहे हैं, आप क्या प्राप्त कर लेंगे इन सब चीजों से? सुप्रीम कोर्ट का मान करते नहीं करते हैं, संविधान का मान करते नहीं करते हैं। लगातार संवैधानिक संस्थानों की डिबेट एक बार फिर संविधान पर आ गई है आशुतोष। प्रकट करना ये कहां तक अधिकार है चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग उस अधिकार के तहत कर रहा है। दो और ये पहले भी हो चुका है आशुतोष। साहिल, दो चीजें बड़ा अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं उन्हें संविधान में यकीन है। वो आरएसएस के प्रमुख की बातों को नहीं सुनते, उनको तो ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लगने लगा कि उनके संविधान में यकीन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा था या नहीं कहा था कि आप सिटीजनशिप चेक नहीं कर सकते? उन्होंने कहा था कि नहीं कि आप आधार कार्ड लीजिए, वोटर कार्ड लीजिए, राशन कार्ड लीजिए? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने बात मानी?
ये एरोगेंस किस बात का है भाई? सजेस्ट किया था आशुतोष, सजेस्ट किया था, आप सोचिए, बोला था, उन्होंने कहा था कि आप क्यों नहीं लेना चाहते। चुनाव आयोग ने एफिडेविट फाइल किया है। थोड़ा सा करेक्शन आशुतोष, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते। उसके बाद चुनाव आयोग अब छाती ठोक के कह रहा है कि एफिडेविट फाइल करके कह रहा है कि हम नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल, मैं और ये कह रहा सरकार हूं का कि डेटा दे रहा है कि रेशन कार्ड हम नहीं ले सकते, 4 करोड़ फेक रेशन कार्ड पाए गए थे, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा था करके, उसी का हवाला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की मर्यादा को बरकरार रख स्पष्ट तौर पे कहा था कि आप एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए हम आपको बाइंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को सजेशन दे रहा है, सुधांशु धूलिया जी, जो जस्टिस सुधांशु धूलिया है, उन्होंने कहा आप मुझसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो मैं नहीं दे पाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आके डिफेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों डिफेंड कर रहे हैं? इससे शक पैदा होता है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ऑब्जर्वेशन को सिलेक्टिवली मत कोट करिए। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ा विरोधी होगी अंत में, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट दलितों और पिछड़ों के पास ही नहीं होगा। ठीक है। कुल मिलाकर एक बार जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम भी संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग इसके बारे में सोच सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को जो लग रहा था वो उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखने की कोशिश की। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम उस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि हमें लगता है कि वो पहचान पत्र नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट अमीन जी से लेनी है इस बारे में कि जो आंकड़े हम दिखा रहे थे, नंबर 1 और नंबर 2, जो सवाल आशुतोष यहां पर उठाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और तमाम पैनल भी उसको लेकर उठाने की कोशिश कर रहा है कि 6 महीने पहले जनवरी महीने में यहां पर वही रिवीजन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद अब 6 महीने के बाद अचानक वो मरे हुए वोटर्स का नंबर बढ़ जाता है। क्या ऐसा होता है कि क्या तब लोगों ने काम ठीक से नहीं किया था, या आज थोड़ा ज्यादा एफिशिएंटली किया जा रहा है जिसके वजह से नंबर्स अचानक बड़े हुए यहां पर नजर आ रहे हैं और डबल ट्रिपल नंबर बड़े हुए नजर आ रहे हैं? मोहम्मद अमीन, ये तो सवाल उठता है ना कहीं। सघन, ये देखिए साहिल जी, ये सघन जांच की गई है और अपोजिशन लीडर के कहने पे की गई है, जिन्होंने भी महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठाया था, हरियाणा में उठाया था और दिल्ली में उठाया था कि कुछ वोट जो हैं बीजेपी के लिए डाले गए हैं, कुछ वोट बीजेपी के लिए काटे गए हैं। तो अब ये सघन जांच हो रही है कि जो पहले जांच हुई थी उसके बाद जो जांच हो रही है फाइनली, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहां तक सवाल है इलेक्शन न लड़ने का, तो हमने कश्मीर में भी चुनाव आयोग ने इलेक्शन कराए हैं, उसमें तो हुर्रियत ने अगेंस्ट गई थी और लोग भी गए थे, तो क्या इलेक्शन नहीं हुआ था? कश्मीर में चुनाव हुआ था और इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा। 25-27% वोटिंग तब हुआ करता था। आशु, तो जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता के पास भी जाए। बोलिए। देखिए, जो बात अभी अमीन साहब कह रहे हैं, दरअसल मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने मान लिया कि उनकी पूरी प्रक्रिया ही फाल्टी है। या अन्यथा पिछले 4 महीनों में कोई बिहार के अंदर कोई एपिडेमिक तो हुआ नहीं, कोई महामारी तो आई नहीं, कितनी बड़ी संख्या में लोग मर गए। तो जो संस्था जो पहले की पूरी लिस्ट को ठीक से नहीं कर पाई है, उसके लिए सघन करना पड़ रहा है। आखिरी रिमार्क जल्दी से प्रोफेसर मेहता, ये सब सुनने के बाद क्या आप अभी भी अड़िग है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? 20 सेकंड में आपका जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि समय मेरा खत्म हो रहा है। क्या अभी भी आप अड़िग है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया है इसको लेकर? नहीं, एक करेक्शन कर देता हूं। 7 जून तक डिलीशन और एडिशन का काम चलता रहा है बीएलओ के द्वारा। इलेक्शन कमीशन कंटिन्यूअस प्रोसेस में काम करता है। हमें 7 जून का डाटा दीजिए, तब पता चलेगा कितना इन्होंने डिलीट किया और कितना इन्होंने ऐड किया। थर्ड पार्टी जो है ऑडिट होना चाहिए, किन लोगों का जो है रिसीविंग दिया या नहीं दिया, पीडीएफ फॉर्मेट पे चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। टीडीपी ने इस बात को उठाया है। जो प्रिंट आउट्स मिलते हैं वो नहीं चाहिए। टाइमिंग के ऊपर बात कही है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है गुरु प्रकाश। अंतिम में थर्ड पार्टी ऑडिट में अब डिजिटाइज किया जा रहा है, तो उम्मीद करेंगे हम चुनाव आयोग से कि इस बार डिजिटाइज डेटा वो विपक्षी पार्टियों को भी मुहैया कराए। लेकिन आखिर में गुरु प्रकाश जल्दी से, क्योंकि अब तो वो विपक्षी पार्टियां कहने लगी कि हम तो बॉयकॉट करेंगे, क्या अब जाकर आखिरकार सरकार संसद में इस बात को लेकर बहस कराएगी, चर्चा कराएगी? क्योंकि बार बार इसकी मांग लगातार हो रही है, पिछले 3 दिन से हो रही है। अरे नहीं, देखिए, ऐसा है कि तेजस्वी जी जरूर हमारे विरोधी दल में हैं, लेकिन इनकी बातों को कि बॉयकॉट करने की बात है उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कहीं से भी बॉयकॉट करने की परंपरा, संस्कृति भारत के लोकतंत्र में नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर के, एसआईआर को लेकर के पिछले 1 महीने से साहिल जी, अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपको लगता है, तो यहां अमीन जी भी बोले हैं
अमीन जी ने भी क्लैरिफाई कर दिया है, एआरओ के पास, बीआरओ के पास, इलेक्शन ऑफिसर के पास कुल अपील करने मिलाकर का एक प्रावधान बात है साफ हो भैया। चुकी है। मेरा समय बिहार खत्म का हुआ है, मतदाता माफ करिए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन समय खत्म हुआ है। बड़ी हीटेड डिबेट होती है जब भी चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और इस बार भी यही बातें हो रही है। लेकिन आंकड़े ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लगने लगा है कि कहीं ये आंकड़े हमारे खिलाफ न चले जाए और इसको लेकर बॉयकॉट की भी बातें चल रही है। क्या सचमुच में सरकार अभी भी इस बात को लेकर चर्चा कराएगी? इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस बात को लेकर चर्चा कराने के मूड में नहीं है। अब 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तब क्या होता है उस पर ध्यान रखना जरूरी होगा।